Bismillahirrahmanirrahim. Today's our topic is characteristic of fungi. जैसे हमने कल पढ़ा था कि फंगाई जो है उसमें फंगाई क्या होता है और फंगाई की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि फंगाई की डेफिनेशन पढ़ी थी कि एनी मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट इंक्लूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट एंड मोल्ड्स। इसके बारे में पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि फंगाई जो है वो यूकैरियोटिक होता है, इसमें न्यूक्लियस भी होता है और इर्द गिर्द न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि फंगाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटन से मेड बनी होती है, काइटन से मिल के बनी होती है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो फंगाई की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर एर्गोस्टेरॉल होता है और ह्यूमन की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है। फंगाई जो है वो दो में मैंने फिर उसको डिवाइड किया था यीस्ट एंड मोल्ड में। यीस्ट क्या कंटेन अ सिंगल सेल रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल बडिंग और मोल्ड जो था ग्रो अलोंग फिलामेंट हाइफे। आज हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंगाई पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंगाई में क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंगाई ये है कि इसके अंदर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक का मतलब खूबियाँ, हैबिटेट। तो सबसे पहले जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो है हमारे पास हैबिटेट। कि कहाँ कहाँ मिलता है, ये कहाँ मिलेगा और कहाँ पे पलता बढ़ता है कैरेक्टरिस्टिक्स में। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हैबिटेट है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक एक्वेटिक, मतलब पानी में ये ग्रो करता है। समझ आ गई है। नंबर 2 जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो डार्क में भी ग्रो करता है। एक्वेटिक पानी में भी ग्रो करता है, डार्क अंधेरे में भी ग्रो करता है। नंबर 3 लाइट में भी ग्रो करता है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंगाई क्या है? हैबिटेट। ठीक हो क्या? तो हैबिटेट में क्या आता है? एक्वेटिक पानी में भी ग्रो करता है, डार्क में भी ग्रो करता है, लाइट में भी ग्रो करता है। नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक क्या है? साइज। इसका साइज क्या है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, ये मैक्रो ऑर्गेनिज्म भी है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो मैक्रो भी है। माइक्रो छोटा, मैक्रो बड़ा। ठीक है। ये स्मॉल साइज भी होता है, लार्ज साइज भी होता है। स्मॉल साइज भी होगा और लार्ज साइज भी होता है। स्मॉल साइज में हमारे पास क्या आता है? यीस्ट, खमीर। लार्ज साइज में हमारे पास क्या आता है? ज़्यादातर हमारे पास लार्ज साइज में क्या आता है? टूड स्टूल। ठीक हो गया? टोड 2 mm तक इसका होता है, 2 मीटर तक ये लॉन्ग भी होता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा फंगाई, मैंने जैसे पहले पिछले लेक्चर में बताया था कि फंगाई जो होता है उसके अंदर अगर आपने देखा हो तो अगर आप ब्रेड को रखते हैं, ब्रेड कुछ टाइम पड़ी रहे, ओपन एयर में पड़ी रहे, तो जो ब्रेड होते हैं उसकी एक साइड पे ग्रीनिश सा जाल सा बन जाता है। ये जो ग्रीनिश डिस्चार्ज होता है ना, ये हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास फंगस होता है। क्या होता है? फंगस होता है। तो मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास फंगाई जो है वो क्या है। फंगाई की जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि एनी मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट इंक्लूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट एंड मोल्ड्स। ठीक हो गया? तो अब आज हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक हमने हैबिटेट का पढ़ा है। हैबिटेट क्या होता है? कहाँ पे मिलेगा? हैबिटेट कहाँ पे मिलेगा? हैबिटेट में सबसे पहले क्या आता है? इक्वेटिक, पानी में ज़्यादातर होते हैं, डार्क अंधेरे में भी होते हैं, लाइट रोशनी में भी होते हैं। दूसरा है इसका साइज़। साइज़ क्या है? एक माइक्रो होता है, एक माइक्रो होता है। जो माइक्रो आई वाला माइक्रो है वो छोटा स्मॉल साइज जिसमें यीस्ट आता है। मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो लार्ज साइज है उसमें टोड स्टूड आता है। ठीक हो गया? नंबर 3 मोड ऑफ लाइफ। मोड ऑफ लाइफ के कैसे ये अपनी ज़िंदगी को गुजारता है, कैसे ये फूड लेता है, कैसे ये खुराक लेता है, इसमें ये मोड ऑफ लाइफ आता है। तो मोड ऑफ लाइफ को आगे हम लोगों ने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। नंबर A पैरासाइट,
नंबर बी सेप्रोट्रॉफी, नंबर सी म्यूचुअलिस्ट, नंबर डी प्रेडेटर। एक एक को हम आगे पढ़ेंगे। तो मोड ऑफ लाइफ में सबसे पहले क्या है? मोड ऑफ लाइफ में हमारे पास ये है कि सबसे पहला है पैरासाइट, दूसरा है सेप्रोट्रोफाई, तीसरा जो है वो म्यूचुअलिस्ट है, और चौथा जो है वो प्रेडेटर है। तो फंगाई जिस तरह दूसरे ऑर्गेनिजम्स की तरह अपनी लाइफ को गुजारने के लिए मुख्तलिफ काम करता है, इसी तरह फंगाई ने जो मुख्तलिफ 4 किस्म की काम करके अपनी लाइफ को गुजारता है। इसमें मोड ऑफ लाइफ में सबसे पहला 1 जो है वो है पैरासाइट, नंबर 2 है सेप्रोट्रॉफी, नंबर 3 है म्यूचुअलिस्ट, नंबर 4 है प्रेडेटर। तो नंबर 1 पैरासाइट। पैरासाइट सेफ लाइफ, जो सर्व लाइफ होता है ना, ये अपनी लाइफ सर्व लाइफ एज अ एक्टो और एंडो पैरासाइट। तो ये कैसे ज़िंदगी गुजारता है? सर्व लाइफ एज एक्टो और एंडो पैरासाइट। कैसे पैरासाइट की तरह ये ज़िंदगी गुजारता है, समझ आ गया ना? अगर ये प्लांट्स की रूट्स के अंदर है तो रूट्स को ये पियर्स करके, जैसे ये प्लांट्स की रूट्स हैं तो ये रूट्स को पियर्स करके रूट्स के अंदर जाके, समझ आ गया ना, अपनी खुराक को लेता है और अपने आप को पालता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? एंडो पैरासाइट। ठीक हो गया। और अगर सरफेस ऑफ द प्लांट के ऊपर ये रह रहा है तो इसको हम एक्टो पैरासाइट कहेंगे। तो मोड ऑफ लाइफ गुजारने के लिए फंगाई जो है वो सर्व एज अ एक्टो पैरासाइट एंड एंडो पैरासाइट। एक्टो पैरासाइट क्या होती है? जो हमारे पास प्लांट की सरफेस के ऊपर रहकर फंगाई जो है वो अपनी खुराक हासिल करे, इसको क्या कहते हैं? एक्टो पैरासाइट। और अगर फंगाई किसी रूट्स को पियर्स करे, प्लांट्स की रूट्स को अंदर घुस के उसके अंदर से खुराक ले, उसे कहते हैं एंडो पैरासाइट। तो एंडो इन करके, एक्टो बाहर सरफेस पे। ठीक हो गया। नंबर 2 है हमारे पास सेप्रोट्रॉफी। सेप्रोट्रॉफी क्या चीज़ है? ये डेड सब्सटेंस होता है, ठीक है ना, और उससे ये फ्रूट लेता है। डेड सब्सटेंस से जो फ्रूट लेता है, डेड सब्सटेंस से अपनी खुराक लेता है, इसे सेप्रोट्रॉफी कहते हैं। डेड सब्सटेंस से अपनी खुराक लेने को क्या कहते हैं? सेप्रोट्रॉफी। ठीक हो गया। डेड सब्सटेंस से अपनी खुराक लेने को क्या कहते हैं? सेप्रोट्रॉफी। क्या फॉर एग्जांपल मसलन समझो ये एक एप्पल है, इस एप्पल के ऊपर रह के ये अपनी ज़िंदगी गुजारता है और इस एप्पल को खाने शुरू कर देता है और अपनी खुराक गुजारता है। तो इस डेड सब्सटेंस से जो अपनी खुराक लेगा उसे सेप्रोट्रॉफी कहते हैं। पहले हमने मोड ऑफ लाइफ में क्या पढ़ा? पैरासाइट पढ़ा, उसके साथ हमने क्या पढ़ा? सेप्रोट्रॉफी पढ़ा। ठीक हो गया। तो हम पढ़ रहे थे मोड ऑफ लाइफ में पैरासाइट्स हमने पहले पढ़ा, फिर सेप्रोट्रॉफी पढ़ा, फिर म्यूचुअलिस्ट पढ़ा। अब पैरासाइट्स में हमने पढ़ा है कि सर्व लाइफ एज ए एक्टो एंड एंडो पैरासाइट। पैरासाइट जैसे मैंने बताया कि प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उसके अंदर पियर्स करके ये अपनी खुराक को हासिल करे, इसे एंडो पैरासाइट कहते हैं। और बाहर सरफेस एरिया के ऊपर रहकर ये खुराक हासिल करे, उसे एक्टो पैरासाइट कहते हैं। तो मैं बता रहा था आप लोगों को ये पैरासाइट्स के बारे में कि ये पैरासाइट की तरह काम करते हैं। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया कि सेप्रोट्रॉफी, ठीक हो गया, कि सेप्रोट्रॉफी की तरह भी काम करते हैं। तो सेप्रोट्रॉफी क्या होता है? ये डेड सब्सटेंस के ऊपर रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारना, अपने डेड सब्सटेंस से अपने लिए खुराक लेना। तो जैसे मैं बता रहा था आप लोगों को कि पैरासाइट्स हो गया, सेप्रोट्रॉफी। आप लोगों को पैरासाइट्स के बारे में तो मालूम है ना कि पैरासाइट्स क्या होता है? वो दूसरे की
सब्सटेंस के ऊपर रहकर अपनी न्यूट्रिशन की ताकत को पूरा करता है, दूसरे से खुराक लेके अपनी खुराक को पूरा करता है, इसे पैरासाइट्स कहते हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं म्यूचुअलिस्ट पे। म्यूचुअलिस्ट क्या होता है? म्यूचुअलिस्ट ये जो है फंगाई जो है एलजी के साथ मिलके, फंगाई एलजी के साथ मिलके अपनी खुराक के ज़रिए को पूरा करता है। दोनों मिल के काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? एलजी जो है वो फंगाई को फूड देगा, एलजी फंगाई को फूड देता है और फंगाई बदले में एलजी को प्रोटेक्शन देता है कि कोई इसको मारे ना। तो दोनों म्यूचुअलिस्ट के तौर पे काम करते हैं, दोनों मिल के काम करते हैं। तो इसका जो तीसरा मोड ऑफ लाइफ में तीसरा जो है वो है म्यूचुअलिस्ट। तो म्यूचुअलिस्ट कैसे? कि फंगाई एलजी के साथ मिल के काम करता है। फंगाई जो है एलजी से फूड लेता है, खुराक लेता है, और फंगाई एलजी से खुराक ले लेता है और फंगाई एलजी को प्रोटेक्शन देता है। ठीक है ना, कि फंगाई एलजी को कोई नुकसान ना पहुंचा सके, एलजी को किसी किस्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से नुकसान ना हो। तो क्या होता है कि एलजी गिव फूड टू फंगाई एंड फंगाई गिव प्रोटेक्शन टू एलजी। तो ये एलजी और फंगाई जो है ना म्यूचुअलिस्ट के तौर पे इस तरह काम करते हैं। पहला हमने क्या पढ़ा? पैरासाइट। दूसरा क्या पढ़ा? सेप्रोट्रॉफी। तीसरा क्या पढ़ा? म्यूचुअलिस्ट। मैं दोबारा आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये मोड ऑफ लाइफ में आते हैं कि फंगाई कैसे अपनी लाइफ को गुजारता है। तो ये हम सारे करेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक हो गया। चौथा जो है डी, प्रीडेटर। प्रीडेटर क्या होता है? ये ट्रैप करता है इंसेक्ट को एंड इंगल्फ एंड डाइजेस्ट। कैसे? कि फंगाई जो है, मसलन फॉर एग्जांपल ये फंगाई है, इसके ऊपर अगर कोई इंसेक्ट बैठ जाए तो ये फंगाई इस इंसेक्ट को ट्रैप करता है, पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद इसको इंगल्फ करता है और डाइजेस्ट करता है, लंगाता है फिर डाइजेस्ट कर लेता है, जिसके ऊपर फंगाई अपनी लाइफ गुजारता है। तो मैंने जैसे बताया कि हमने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगाई में हमने क्या क्या पढ़ा है। करेक्टरिस्टिक ऑफ फंगाई में सबसे पहले हैबिटेट, दूसरा साइज, तीसरा मोड ऑफ लाइफ। तो जो सबसे पहले पढ़ा है हैबिटेट, वो है हमारे पास कि कहाँ कहाँ पे ये मिलेगा। तो एक्वेटिक पानी पे, डार्क अंधेरे में, लाइट में, ठीक हो गया। साइज़ क्या है? एक माइक्रो है, एक मैक्रो है। छोटे साइज़ का होता है, लार्ज साइज़ का होता है। स्मॉल साइज़ क्या है? यीस्ट होता है। लार्ज साइज टू एम मीटर होता है। मोड ऑफ लाइफ में हमारे पास ये चार किस्म की अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए मोड अपनाया करता है, अपने तरीक़ेकार अपनाता है। नंबर 1 पैरासाइट, नंबर 2 सेप्रोट्रॉफी, नंबर 3 म्यूचुअलिस्ट और नंबर 4 प्रीडेटर। नंबर 1 जो पैरासाइट है, सर्फ लाइफ एज अ एक्टो और एंडो पैरासाइट। एक्टो क्या है? सरफेस एरिया ऑफ द प्लांट पे अपनी ज़िंदगी गुजारता है। एंडो पैरासाइट क्या है? पियर्स करता है रूट्स को और अपनी लाइफ गुजारता है। सेप्रोट्रॉफी क्या है? ये डेड सब्सटेंस है और डेड सब्सटेंस से हमारे पास खुराक लेता है। समझ आ गई है? तीसरा क्या है? म्यूचुअलिस्ट है। फंगाई जो है वो एलजी के साथ मिलके अपनी लाइफ को गुजारता है। कैसे गुजारता है? फंगाई एलजी से फूड लेता है और फंगाई एलजी को प्रोटेक्शन देता है। मसलन ऐसा ना कि आप अपने दोस्त के साथ एक कमिटमेंट कर लो कि ये मैंने लाइफ गुजारने के लिए म्यूचुअलिस्ट तरीका है, तुम मुझे खुराक दोगे, मैं तुम्हें दुश्मनों से बचाऊंगा। तो इसी तरह फंगाई और एलजी भी आपस में म्यूचुअलिस्ट के तौर पे काम करते हैं। चौथा जो है, लास्ट जो है बट नॉट द लीस्ट, प्रेडेटर है। प्रेडेटर क्या काम करता है? वो इंसेक्ट को ट्रैप करता है, ट्रैप करने के बाद इनगल्फ करता है और इनगल्फ करने के बाद डाइजेस्ट करके अपनी खुराक को पूरा करता है। तो ये तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक ऑफ फंगाई में आ गया। उम्मीद है आप लोगों को इंशाल्लाह करेक्टरिस्टिक ऑफ फंगाई की समझ आ गई होगी। अब इससे आगे मैं चलता हूँ मॉर्फोलॉजी में।
मैंने कल एक दो टर्मिनोलॉजीज यूज़ की थी। एक मैंने यूज़ की थी माइसीलियम और दूसरी मैंने यूज़ की थी हाइफे। आज इन दोनों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि नहीं। देखो, बॉडी ऑफ फंगस जो है ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। बॉडी ऑफ फंगस जो होता है ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है बॉडी ऑफ फंगस जो है, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? माइसीलियम। बॉडी ऑफ फंगस क्या है? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं। अगर मैं इस एक थ्रेड को रिमूव करके यहाँ पे ले आऊँ अलग, तो ये जो एक अकेला जो थ्रेड होता है, मुख्तलिफ बंच ऑफ थ्रेड्स है ना, इसको माइसीलियम कहते हैं। बंच ऑफ बहुत से थ्रेड्स मिलके जो फंगाई बनाते हैं, बहुत से थ्रेड्स मिलके इसे माइसीलियम कहते हैं। समझ आ गई है? अब अगर मैं इन बहुत से थ्रेड में से एक थ्रेड को निकाल के अलहदा कर लूँ, मतलब सोलेटरी अकेला, ये जो सोलेटरी अकेला जो होता है ना थ्रेड जो होता है, इसको क्या कहते हैं? इसे हाइफे कहते हैं। बहुत से थ्रेड्स मिले, उन्होंने मिल के बंच ऑफ थ्रेड्स बनाए और ये जो बंच ऑफ थ्रेड्स है इसे माइसीलियम कहते हैं। और हमारे पास एक अकेला थ्रेड जो हमारे पास मिला और मैंने इन बंच ऑफ थ्रेड से अलहदा कर दिया और एक थ्रेड जो लाया उसे हम हाइफे कहते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि माइसीलियम किसे कहते हैं और हाइफे किसे कहते हैं। जैसे मैंने कल ये लफ्ज़ यूज़ किए थे, माइसीलियम एंड हाइफे। समझ आ गया ना? तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि बहुत से थ्रेड्स मिलके, बंच ऑफ थ्रेड्स मिलके हमारे पास माइसीलियम बनाते हैं। और अगर उन बंच ऑफ थ्रेड में से एक थ्रेड को अलहदा कर दूं, एक अकेला थ्रेड जो होता है उसको हम हाइफे कहते हैं। जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था कि फंगाई जो है वो दो में डिवाइड होता है, यीस्ट एंड मोल्ड। तो जो मोल्ड जो था, ग्रो एज अ लॉन्ग फिलामेंट हाइफे, एक अकेला फिलामेंट हाइफे, एंड फॉर्म मैट माइसीलियम। समझ आ गए ना? और बहुत से जो मिल के बनते हैं उसे माइसीलियम कहते हैं। तो ये मैंने कल वाले लेक्चर में बताया था जो मोल्ड्स में आता है। तो मैं आप लोगों को दोबारा ये बता रहा हूँ कि मॉर्फोलॉजी शेप में ये है कि फंगाई जो होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। बंच ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपस में मिल के हमारे पास माइसीलियम बनाते हैं और एक अकेला जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम हाइफे कहते हैं। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हाइफे जो है वो फिर आगे दो में डिवाइड हो जाता है। हाइफे, सेप्टेट और नॉन सेप्टेट में। जो सेप्टेट है वो क्या होता है? हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को एक डायग्राम बना के देता हूँ। समझो कि ये हमारे पास फंगाई है, ठीक है। इस फंगाई को इन्होंने डिवाइड किया होता है क्रॉस ओवर ब्रिजेस में। इस तरह होता है फंगाई, ये हर क्रॉस ओवर ब्रिज, और हर ब्रिज के अंदर न्यूक्लियस होता है। ये देखो, मैंने ट्यूब्स बनाए और ट्यूब्स को मैंने काट दिया दरमियान से, ऐसे इन ट्यूब्स को मैंने काट दिया दरमियान से, तो इसे क्रॉस ओवर ब्रिजेस कहते हैं। ये जो 1 2 3 4 5 ये जो है ना, ये क्रॉस ओवर ब्रिजेस हैं, ये मैंने काट दिए हैं। तो ये जो क्रॉस ओवर ब्रिजेस हैं तो इनको हम क्या कहते हैं? सेप्टेट। तो इट कंटेन क्रॉस वॉल्स कंटेन मल्टी सेलुलर, इट कंटेन क्रॉस वॉल एंड मल्टी सेलुलर।
देखो मल्टी सेलुलर ना, एक न्यूक्लियस, 2, 3, 4 इस तरह, और इन सब न्यूक्लियस को किसने डिवाइड किया हुआ है? क्रॉस ओवर वॉल ने या क्रॉस वॉल्स ने इनको डिवाइड किया हुआ है। तो ये जो क्रॉस वॉल्स जो हैं, जो डिवाइडर टाइप के हैं, जो दरमियान में मैंने डिवाइड कर दिया है न्यूक्लियस को, ये जो हमारे पास, इनको हम सेप्टेट कहते हैं। और जो हमारे पास जो खाली एरिया है जहाँ पे कोई सेप्टेट या कोई क्रॉस वॉल नहीं है, इसे नॉन सेप्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन सेप्टेट कहते हैं। तो हाइफे के अंदर दो आते हैं, एक सेप्टेट आता है, एक नॉन सेप्टेट आता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास मॉर्फोलॉजी में क्या है, बॉडी ऑफ फंगस है। बॉडी ऑफ फंगस क्या है कि बंच ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम माइसीलियम कहते हैं। ये जो बंच ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है माइसीलियम, ये हमारे पास मुख्तलिफ थ्रेड से मिलके, ये थ्रेड सारे मिलते हैं, और ये जो मिल के जो थ्रेड्स हमारे पास बंच बनाते हैं, इसे हम माइसीलियम कहते हैं। और अगर एक थ्रेड को बंच से अलहदा करके अलग अलग थ्रेड कर दिया जाए और एक एक अकेला थ्रेड हो, तो उसे हम हाइफे कहते हैं। हाइफे जो है आगे वो दो में डिवाइड होता है, सेप्टेट, नॉन सेप्टेट। जो सेप्टेट हाइफे है वो उसमें हमारे पास क्रॉस वॉल्स मौजूद होते हैं और मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है ना, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मल्टी सेलुलर होता है। और जो हमारे पास नॉन सेप्टेट होता है उसमें हमारे पास क्या होता है, उसमें नो क्रॉस वॉल्स होती हैं, ठीक हो गया। ये जो नॉन सेप्टेट है इसमें क्या होता है, नो क्रॉस वॉल। और नॉन सेप्टेट को हम दूसरा लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, इसका नाम है को इनोसिटिक हाइफे। को इनोसिटिक हाइफे, को इनोसिटिक हाइफे, को इनोसिटिक हाइफे, ठीक हो गया। नो क्रॉस वॉल, तो इसको क्या कहते हैं, नो क्रॉस वॉल, को इनोसिटिक हाइफे, नॉन सेप्टेट। तो हाइफे दो किस्म का हो गया, एक सेप्टेट हो गया, एक नॉन सेप्टेट हो गया। जो सेप्टेट है वो उसमें हमारे पास क्रॉस वॉल्स होती हैं, कंटेन मल्टी सेलुलर। जो नॉन सेप्टेट होता है उसमें नो क्रॉस वॉल होती हैं और वो भी मल्टी सेलुलर या मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, लेकिन उसमें क्रॉस वॉल्स नहीं होती। तो आप लोगों को इसका आइडिया इंशाल्लाह उम्मीद है समझ आ गया होगा कि क्रॉस वॉल्स क्या होती हैं और नॉन क्रॉस वॉल्स क्या होती हैं। क्रॉस वॉल्स ये होती हैं कि ये तो हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं फंगाई ना, तो अगर एक थ्रेड को अगर आप खोल के देखो तो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस ट्यूब के अंदर इस तरह किस्म के हमारे पास ये क्रॉस वॉल्स हैं जो इस ट्यूब के अंदर होती हैं, क्रॉस वॉल्स। अगर ट्यूब के अंदर क्रॉस वॉल्स मौजूद हैं तो इसे हम सेप्टेट कहते हैं। अगर ट्यूब्स के अंदर क्रॉस वॉल मौजूद नहीं है, अगर ये मैंने थ्रेड अलहदा किया और इसमें ट्यूब मौजूद नहीं है, सिर्फ इस तरह मल्टी न्यूक्लिएटेड है, तो फिर ये हमारे पास नॉन सेप्टेट हाइफे होगा या को इनोसिटिक हाइफे होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि सेप्टेट हाइफे क्या होता है और नॉन सेप्टेट हाइफे क्या होता है। सेप्टेट हाइफे में क्या होता है, कंटेन क्रॉस वॉल्स एंड मल्टी सेलुलर। नॉन सेप्टेट हाइफे में क्या होता है, नो क्रॉस वॉल्स होती हैं लेकिन मल्टी न्यूक्लिएटेड वगैरह ये ज़रूर होते हैं। इसके अलावा फंगाई जो है वो अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमारे पास फंगाई में ज़्यादातर यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं और जिनके न्यूक्लियस को इर्द गिर्द से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने कवर्ड किया होता है, ये हमारे पास होते हैं। फंगाई की जो सेल वॉल है वो काइटन से मिल के बनी हुई होती है। और याद रखना कि इसके अंदर एक और टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है जिसका नाम है एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉप्स। एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉप्स। एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉप्स क्या है, कैन नॉट मेड हिज ऑन फूड, दे एब्जॉर्ब देयर फूड। तो फंगाई जो होता है इसको एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉप्स भी कहते हैं क्योंकि ये अपना फूड जो होता है एब्जॉर्ब करता है। कैन नॉट मेड हिज ऑन फूड, और ये क्या करता है, एब्जॉर्ब देयर फूड। एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉप्स क्या होता है कि फंगाई की ये क्वालिटी है कि ये एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉप्स है क्योंकि ये हमारे पास अपने फूड नहीं बनाता बल्कि अपने लिए फूड को एब्जॉर्ब करता है, तो इसे एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉप्स भी कहते हैं। तो अभी तक हमने इस पूरे लेक्चर में क्या पढ़ा,
हमने ये पढ़ा है कि फंगाई की डेफिनेशन के बाद फंगाई की क्लासिफिकेशन, फिर हमने फंगाई के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो फंगाई की कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि हमारे पास सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक हैबिटेट, नंबर 2 साइज़, नंबर 3 मोड ऑफ लाइफ। जो पहले कैरेक्टरिस्टिक है उसमें एक्वेटिक पानी के अंदर भी ये जीता है, डार्क अंधेरे के अंदर भी और रोशनी के अंदर भी। साइज़ क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्मॉल साइज़ भी होता है और लार्ज साइज़ भी होता है। मोड ऑफ लाइफ क्या है, पैरासाइट है, सेप्रोट्रॉफी है, म्यूचुअलिस्ट है एंड प्रीडेटर है। पैरासाइट किसे कहते हैं, सर्फ लाइफ एज ए एक्टो एंड एंडो पैरासाइट। समझ आ गई ना, जैसे मैंने पहले भी बताया था। सेप्रोट्रॉफी किसे कहते हैं, डेड सब्सटेंस से ये फूड जो ले। म्यूचुअलिस्ट किसे कहते हैं, दोनों मिल के काम करें और दोनों एक दूसरे से फ़ायदा लें। मसलन एलजी जो है फंजाई को फूड देगी और फंगाई जो है वो एलजी को प्रोटेक्शन देगा। प्रीडेटर क्या है, कोई भी इंसेक्ट आ जाए, एलजी उसको अपने पकड़ के इनगल्फ करे और फिर डाइजेस्ट कर ले, पकड़ ले, उसको लंगा ले और फिर उसको खा ले और उससे ताकत ले, उसे क्या कहते हैं, प्रीडेटर कहते हैं। फिर हमने पढ़ा फंगाई की मॉर्फोलॉजी। बॉडी ऑफ फंगस क्या होता है, बंच ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं, ये मिल के हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कहते हैं माइसीलियम। ये जो बहुत सा बंच ऑफ थ्रेड्स होते हैं इसे माइसीलियम कहते हैं। और अगर इस बंच ऑफ थ्रेड से हम एक थ्रेड को अलहदा कर दें और एक थ्रेड अकेला हमारे पास हो तो उसे हम हाइफे कहते हैं। हाइफे जो है वो फिर दो में डिवाइड होता है, सेप्टेट हाइफे और नॉन सेप्टेट हाइफे। जो सेप्टेट हाइफे है उसके अंदर हमारे पास क्रॉस वॉल्स होते हैं एंड मल्टी सेलुलर होता है। जो नॉन सेप्टेट हाइफे होता है वो हमारे पास नो क्रॉस वॉल्स होते हैं। तो क्रॉस वॉल्स का क्या था, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो अगर हम एक थ्रेड को अलहदा कर दें तो ये जो अकेला जो थ्रेड होता है उसको वो एक ट्यूब की तरह होता है और उस ट्यूब के अंदर क्रॉस वॉल्स मौजूद होती हैं। जो क्रॉस वॉल्स के अंदर छोटे छोटे हिस्सों में या छोटे छोटे ब्लॉक्स में इसको डिवाइड कर देता है। ये जो छोटे छोटे ब्लॉक्स में इसको डिवाइड करता है इसको हम सेप्टेट हाइफे कहते हैं। और इनके अंदर मल्टी न्यूक्लियर्स होते हैं। और जो हमारे पास हाइफे में डिवाइड नहीं होता, सेप्टेट में डिवाइड नहीं होता, मसलन यहाँ पे दरमियान में कोई इसके अंदर हमारे पास सेप्टेट नहीं बनते तो उसे हम नॉन सेप्टेट हाइफे कहते हैं क्योंकि इसके अंदर नो क्रॉस वॉल्स होती हैं। इसके अलावा इसको हम दूसरा नाम भी लेते हैं जिसे को एनोसिटिक हाइफे भी कहते हैं, को एनोसिटिक हाइफे। तो आपके पास एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि व्हाट इज़ माइसीलियम, या माइसीलियम क्या होता है, बंच ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उसे माइसीलियम कहते हैं। और सोलेटरी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक अकेला जो थ्रेड होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम हाइफे कहते हैं। तो इस तरह के एमसीक्यूज़ हमारे पास ज़्यादातर आते हैं फंगाई के रिलेटेड। आपके पास एक दूसरे एमसीक्यूज़ ये आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ माइसीलियम, जिसमें हमारे पास आपको मोल्ड्स दिया होगा और यीस्ट दिया होगा। तो याद रखना यीस्ट जो है वो सिंगल सेल रिप्रोडक्टिव होता है बाय एसेक्सुअल बडिंग, मैंने जैसे कल बताया था। और मोल्ड्स क्या होता है, उसके अंदर हाइफे और माइसीलियम दोनों होते हैं। तो याद रखना मोल्ड्स जो है वो हमारे पास हाइफे और माइसीलियम के साथ होता है और यीस्ट जो है वो एसेक्सुअल बडिंग के तौर पर काम करता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को इसकी सारी समझ आ चुकी होगी। कुछ टाइम आप ब्रेक लेते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों को लेके आऊँगा रिप्रोडक्शन के ऊपर कि रिप्रोडक्शन कैसे करता है फंगाई, क्योंकि वो थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक है। तो आप लोग इसके दरमियान थोड़ा सा रिलैक्स कर लें और मैं फिर दोबारा आता हूँ। ठीक है जी, थैंक यू। आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।